803 माया से मतलब नहीं। सुमेर के वहां से जाने के बाद पीछे खड़ी माई बौखलाती हुई उसी तरफ देख रही थी जहां से सुमेर निकला था। अब उस जगह पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया था। सुमेर की कई बातों पर गौर करती हुई माई के होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। वो अपने मन में बोली, सुमेर, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। 2-4 तंत्र मंत्र सीख गए हो तो खुद को कोई पहुंची हुई चीज समझने लगे हो। अरे तुम्हारे जैसे कई आए, बड़ी बड़ी बातें की और देखते ही देखते तबाह हो गए, और तुम एक मामूली अकाया के बेटे हमसे मुकाबला करने चले हो। हमको चुनौती दे रहे हो। तुम अपनी औकात से बहुत ऊंचा उड़ रहे हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। अब बस एक बार हमारा काम पूरा हो जाए, उसके बाद ये सुमेर अपनी इसी बेवकूफी में आकर अपने ही अंत का रास्ता खोलेगा, और हम सुमेर के अंत का जश्न मनाएंगे, अपने काम के पूरा होने का जश्न मनाएंगे। इतना सोचती हुई माई जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी उस अंधेरी काली जगह पर गूंजने लगी। एक तरफ माई सुमेर के घमंड में उसके अंत को देखने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ सुमेर माई की वार्निंग और उसके साथ हुए इंटरेक्शन से गुस्से में तिल मिला रहा था। हवेली पहुंचकर वो इधर उधर देखे बिना गुस्से में सीधे अपने कमरे के अंदर गया और जोर से अपने कमरे के दरवाजे को पटकता हुआ बंद किया। वो गुस्से में गुर्राता हुआ बोला, आखिर वो खुद को समझती क्या है? जिस शरीर पर वो इतना घमंड कर रही है वो मेरी देन है, और वो मुझे सुमेर सिंह को चेतावनी देने की हिम्मत कर रही थी। मैं अपनी हवेली में क्या कर रहा हूँ, किसे बुला रहा हूँ, किसे फंसा रहा हूँ, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। इतना कहते हुए सुमेर जोर से चीखता हुआ टेबल पर रखी सारी चीजों को फेंकने लगा। इतना ही नहीं, सुमेर गुस्से में इतना पागल हो रहा था कि वो चेयर को उठाकर पटकने लगा। अपने बेड से कंबल, तकिया, यहाँ तक कि उसने अपने साइड टेबल पर रखी नाइट लैम्प को भी उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। देखते ही देखते सुमेर का कमरा, जो कि कुछ ही देर पहले बिल्कुल साफ सुथरा था, उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से उसके कमरे में बाढ़ सी आ गई हो, और देखते ही देखते सब कुछ तहस नहस हो चुका था। सुमेर एक गहरी सांस लेता हुआ एक जगह खड़ा हो गया और गहरी सांस लेकर अपने कमरे को देखने लगा। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसके पीछे एकदम से अंधेरा काला धुआं सा कुछ दिखाई देने लगा। सुमेर ने पीछे पलट कर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दिए। देखते ही देखते उस धुएं में एक इंसान की आकृति सी दिखाई देने लगी, लेकिन वो आकृति इतनी क्लियर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस काले रंग का हवा था, जैसे कि काला अंधेरा साया। इस साए को देखकर सुमेर बोला, आओ वायुत्रा, बताओ क्या खबर लाए हो। सुमेर के इस सवाल पर सामने खड़ा वायुत्रा कोई जवाब देने लगा। उस काले साए की तरफ से कोई आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसी आवाजें सुनकर सुमेर एकदम से बोला, अच्छा अच्छा रुको, तुमसे बिना किसी तरह की जानकारी लिए मेरा काम तो बन नहीं पाएगा। इसका मतलब अब मुझे तुम्हारे लिए किसी शरीर का इंतजाम करना पड़ेगा। इतना कहते हुए सुमेर कुछ सोचने लगा, और फिर एकदम से उसके होठों पर बड़ी ही शातिर मुस्कुराहट छा गई, और फिर वो वायुत्रा को देखता हुआ बोला, तुम फिक्र मत करो, देखा जाए तो अब तुम्हारे लिए एक साथ कई सारे शरीर तैयार हो रहे हैं। इतना कहते हुए सुमेर ठहाके लगाकर हंसने लगा। एक तरफ सुमेर ये तय कर चुका था कि आज की रात ध्रुव और उसके दोस्तों की मौत लिखी थी, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अपने दोस्तों को ढूंढने का रास्ता देख रहा था। तभी जुल्मी बोला, अरे अगर रूप जी हमको यहाँ से बाहर निकाल सकती है तो हमें सबसे पहले यहाँ से निकल लेना चाहिए। जुल्मी इतना बोला ही था कि विक्की बोला, अभी तू पागल हो गया है क्या? हमारे दोस्त अभी भी यहीं फंसे हुए हैं, हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते? और ये तुझे अचानक से क्या हो गया? अब तक तो तू अपनी अनन्या जी को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा था, तो अब अचानक से ऐसे डर कर भागना क्यों चाहता है? विक्की की यह बात सुनकर जुल्मी मुंह बनाता हुआ बोला, अपनी बकवास बंद करो तुम, हमको अपने जैसा समझ रखा है क्या? हम कोई डर की वजह से नहीं भाग रहे हैं, और हम अब भी अनन्या जी को, हमारा मतलब बाकी सबको भी ढूंढना चाहते हैं। विक्की बोला, अच्छा ऐसी बात है तो मौका मिलते ही यहाँ से निकलने के बारे में क्यों सोच रहा था फिर? जुल्मी बोला, वो तो हम इसीलिए कह रहे थे कि यहाँ से बाहर निकलकर हम गांव वालों की मदद ले सकते हैं। सारा गांव वाला इकट्ठा होकर लाठी और मशाले लेकर आएंगे ना, तो सुमेर का सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगा, और सबका मदद से हम अपने दोस्तों को आसानी से ढूंढ भी पाएंगे। ये सुनकर विक्की अपना सिर पकड़ता हुआ बोला, तूने ये आइडिया निकाला है? जुल्मी गर्व से मुस्कुराता हुआ बोला, है ना कमाल का विचार? विक्की बोला, अबे गधे, तेरे फूफा की शादी है जो गांव वालों को यहाँ लाएगा, और तेरे बुलाने से वो मुंह उठाकर चले भी आएंगे। लगता है डर के मारे जुल्मी का दिमाग खराब हो गया और वो पागल हो गया है। जुल्मी कोई जवाब देता कि तभी ध्रुव इरिटेट होता हुआ बोला, तुम दोनों मतलब ना तो समय देखते हो और ना ही जगह, बस कहीं भी शुरू हो जाते हो, है ना? अरे हमारे दोस्त यहाँ फंसे हुए हैं, हमें उन्हें ढूंढना है, सिचुएशन की सीरियसनेस को समझो। ध्रुव बोली, तो फिर अब क्या करना है ध्रुव? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा ना? ध्रुव बोला, रास्ता तो हमें ढूंढना होगा, लेकिन यहीं रहकर। ध्रुव जुल्मी को घूर कर देखते हुए बोला, क्योंकि बाहर से तो कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। इस बात पर विक्की भी जुल्मी को देखकर मुंह बनाने लगा। रूप ध्रुव को देखते हुए बोली, ठीक है,
तो मैं हम सबको सीधा वहीं ले चलती हूँ जहाँ छलावा, अनन्या और कौन है वो? हाँ, सागर, जहाँ वो तीनों फंसे हैं। इतना बोलकर रूप ने अपनी आंखें बंद करके अपने जादुई द्वार को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसका जादू काम नहीं कर रहा था। ध्रुव बोला, रहने दो रूप, मैंने कहा था ना कि यहाँ आना आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना या फिर अपने जादू का इस्तेमाल करना नामुमकिन। ध्रुव इतना बोला ही था कि तभी रूप एकदम से बोली, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ध्रुव, ये आवाज शायद अनन्या की लग रही है ना? रूप की ये बात सुनकर सब गौर से सुनने लगे कि कैसी आवाज आ रही थी। तभी उन्हें वाकई में थोड़ी ही दूरी से अनन्या की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अनन्या अपने आप में परेशान लगती हुई कुछ बोल ही रही थी कि उसे एकदम से ध्रुव और बाकी सब अपने सामने दिखे। जैसे अनन्या की नजर ध्रुव पर पड़ी तो उसके होठों पर राहत भरी मुस्कुराहट दिखी, लेकिन अनन्या को देखते ही दोनों, विक्की और जुल्मी, लपक कर ध्रुव के पीछे उससे चिपकते हुए छुप गए। ध्रुव बोला, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? जुल्मी घबरा कर बोला, ये हमारी अनन्या जी है या फिर कोई और? ध्रुव जुल्मी को घूर कर देखते हुए बोला, क्या? तू क्या बकवास कर रहा है? तभी विक्की बोला, अरे हम इसी की तो बात कर रहे थे। अब पता नहीं कि ये सच में अनन्या ही है या फिर कोई और, जो बार बार अनन्या का रूप लेकर हमारे सामने आ रही है। ध्रुव बड़ी गौर से अनन्या को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। सामने से बड़े बड़े कदम लेकर चलकर आती हुई अनन्या के शरीर पर कई सारे घाव और जलने के निशान दिख रहे थे। ध्रुव बोला, ये अनन्या ही है। अनन्या हाफती हुई उनके पास पहुंची और ध्रुव को देखते ही वो उसके गले लगकर रोने लगी। एक सेकंड के लिए तो ध्रुव भी शॉक हो गया था, लेकिन फिर उसने अनन्या को संभाला और बोला, अनन्या तुम उनकी कैद से कैसे छूट गई? अनन्या घबराते हुए बोली, मैं बहुत मुश्किल से बचकर निकली हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वाकई में ये तुम ही हो, लेकिन ध्रुव तुम आ गए। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। ये जगह, यहाँ सब कुछ बदल गया है। हम सब यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं। ध्रुव ने अनन्या की पीठ को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ अनन्या, मुझे सब पता है। अब परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। विक्की ध्रुव के पीछे से बोला, छलावा और सागर कहाँ है? तू उनके साथ ही थी ना? अनन्या बोली, हाँ हाँ, हम साथ में ही थे। वो दरअसल छलावा और सागर को भी जख्म लगे थे, तो मैंने उन्हें एक जगह पर बिठा दिया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी तुम लोग मिल जाओगे, लेकिन अब जब तुम लोग मिल गए हो तो प्लीज मेरे साथ जल्दी चलो, इससे पहले कि फिर से कोई मुसीबत आ जाए। मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ हो जाए। ध्रुव बोला, ठीक है, तो चलो पहले उन दोनों के पास चलते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अनन्या ध्रुव और बाकी सबको अपने साथ लेकर सागर और छलावा जहाँ थे उस तरफ चलने लगी। सब खामोशी से चलते जा रहे थे। सबके मन में कई सवाल थे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या पूछे। रास्ते में विक्की बोला, ध्रुव, छलावा और सागर तक पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे? ध्रुव बोला, क्या मतलब? विक्की बोला, मतलब हम यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं ना। रूप का जादू भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? आखिर कब तक हम यहाँ फंसे रहेंगे? ध्रुव एकदम से कुछ सोचते हुए बोला, एक मिनट, हम सिर्फ सागर और छलावा के बारे में क्यों सोच रहे हैं? विक्की ने कहा, क्या मतलब है तेरा? हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो किन के बारे में सोचेंगे? ध्रुव ने कहा, तुम दो लोगों को भूल रहे हो जो हो सकता है यहीं कहीं फंसे हो। मैं चेरी और ठकुराइन की बात कर रहा हूँ। चेरी और ठकुराइन भी तो यहीं फंसे होंगे ना। अगर वो हमें कहीं मिल गए तो शायद हमें यहाँ के रास्ते भी समझ आने लगेंगे और शायद यहाँ से निकल भी पाएंगे। फिर ध्रुव अनन्या को देखते हुए बोला, वैसे अनन्या, जब तुम लोगों ने यहाँ आकर देखा कि ये जगह अजीब सी लग रही है, तो तुम लोग यहाँ से निकले क्यों नहीं? अनन्या बोली, अब क्या बताऊं ध्रुव, हम अंदर तो आ गए, लेकिन फिर माया और उसका वो ड्राइवर रुपेश दोनों ही हमारे पीछे पड़े हुए थे। फिर अनन्या ने ध्रुव को माया और रुपेश के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताया, और ये भी बताया कि किस तरह उन्हें अवॉइड करने के लिए छलावा ने एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया ताकि वो उन तक ना पहुंच पाए। पूरी बात सुनने के बाद ध्रुव इरिटेट होते हुए बोला, मैंने अपनी तरफ से उन्हें वार्न करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों ये हर मैटर में अपनी नाक घुसाना चाहती हैं। विक्की बोला, तो अब क्या करना है ध्रुव? अगर वो भी यहाँ फंसे हैं तो हमें उन्हें भी यहाँ से निकालना होगा ना? ध्रुव सीरियस होते हुए बोला, नहीं विक्की, कहते हैं ना लोगों को उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो जब किसी को उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है तो मैं कौन होता हूँ विधि के विधान को बदलने वाला? हम यहाँ सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने आए थे, और हम वही काम पूरा करके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ध्रुव की ये बात सुनकर अनन्या भी हैरान लगने लगी और बोली, इसका मतलब तुम माया आंटी को यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे? ध्रुव बोला, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वो मेरे सामने किसी मुसीबत में दिखेंगी तो मैं उनकी मदद नहीं करूंगा या उन्हें मरने के लिए यहीं छोड़ जाऊंगा। अगर वो मेरे सामने आती है तो इसका यही मतलब होगा कि मुझे उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन अगर वो मेरे सामने ही नहीं आती है और यहीं फंसी रह जाती है तो ये उनकी किस्मत होगी। उनकी किस्मत में बचना लिखा होगा तो वो बचेंगी, और अगर नहीं लिखा होगा तो यहीं रह जाएंगी। वैसे अब हम पक्के तौर पर ये भी तो नहीं कह सकते ना कि वो यहाँ है भी या नहीं। ध्रुव की बातों से ये साफ पता चल रहा था कि उसे माया से कोई लेना देना नहीं था।